सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के जनसत्ता विश्लेषण में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिल्ली में G20 आयोजन के मद्देनज़र यातायात निर्देशिका जारी कर दी गई है। तो अगर आप में से कोई भी दिल्ली जा रहा है तो बहुत ही सोच समझ के अपने आने जाने का रूट तय करें। कथनी और करनी ये लेख है। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में मद्देनजर चीन ने अपना जो सदिच्छा जताई है, अगर वह इस पर अमल को लेकर भी गंभीर होता तो ये एक सकारात्मक पहल होगी। विडंबना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी घोषणाओं को और सरोकारों के प्रति चीन की शायद ज़्यादा ईमानदार होने की ज़रूरत है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी के लिए चीन ने सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को लेकर सहमति जाहिर की है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन में पहले चीन की ओर आया संदेश एक उम्मीद लगाता है कि दुनिया के ज़्यादा देश जो सहयोग और शांति के सपने के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर नए रास्ते तैयार करने की कोशिश में लगे हैं, इसमें और मजबूती आएगी। ये चीन का दावा है कि वह G20 समूह को उच्च महत्व देता है और प्रासंगिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता रहेगा। हालांकि इस बार नई दिल्ली में होने वाली आयोजन में पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने आने की संभावना थी, लेकिन अब वह इसमें शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह वहाँ के प्रधानमंत्री ली क्वांग चीन के नुमाइंदगी करेंगे। देखो, मैं आपसे कह रहा था पिछली वीडियो में भी कि G20 के माध्यम से आप ना बहुत सारी लिस्ट याद कर लोगे देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्रियों की। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में इतने आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं कि डैश देश का राष्ट्रपति कौन है, हमको प्रधानमंत्री याद होता है और नाम अगर उसका आ गया प्रधानमंत्री का, हम उस पर टिक कर देते हैं, हाँ भाई यही आदमी है। नहीं, अलग अलग लोग होते हैं। तो ये देखिएगा कि राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली क्वांग हम बोल रहे हैं, वैसे ली चियांग होते हैं, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है साथियों। ली चियांग ये PM है चाइना के। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र मंगलवार को भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वैश्विक स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों के लिए वास्तविक साक्ष्य आधारित सूची प्रस्तावों को बिना कोई उचित कारण बताए रोकना गैर ज़रूरी है, और जब आतंकवाद की चुनौती से निपटने में सुरक्षा परिषद की प्रतिबद्धता की बात आती है तो इससे दोहरापन दिखाई देता है। भारत के ही इस पक्ष के मजबूत आधार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों की यह कार्यप्रणाली दरअसल सुरक्षा परिषद की एक विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा रही है। समझा जा सकता है कि यह टिप्पणी दरअसल चीन और पाकिस्तान के कटघरे में खड़ी करती है, क्योंकि यह छिपा तथ्य नहीं है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की सूचीबद्ध करने के भारत और उसके सहयोगी देश के प्रयासों को सुरक्षा परिषद ने अहम सदस्य के रूप में चीन ने बार बार बाधित किया है। तो चीन की पॉलिसी अलग ही चल रही है, इसलिए G20 में वो शिरकत करने को उसका अच्छा नहीं लगा। न्याय में विलंब और स्त्री जीवन बहुत अच्छा लेख है। यौन हिंसा से जुड़े अनेक मामलों में जटिल न्यायिक प्रक्रिया के चलते सुनवाई के खींचते जाने के बाद बीच है महिला और उसके परिजन हताश हो जाते हैं। विडंबना ये भी है कि देश में हर 4 में से 1 मामले में अपराध सिद्ध हो पाता है। समझना कठिन नहीं है कि न्याय पाने के मोर्चे पर यह एक निराशाजनक तस्वीर है। महिलाओं के जीवन से जुड़े अति संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी कई मोर्चों पर अक्सर गंभीरता नहीं दिखती। इस पीड़ादायी समय में त्वरित कार्रवाई, न्यायिक निर्णय या सामाजिक सहयोग मिलने के पक्ष पर सरकारी सोच का नादारत होना बहुत कुछ बदल कर भी कुछ न बदलने जैसे हालात को सामने रखता है। दरअसल
शीर्ष अदालत ने गर्भावस्था खत्म करने की मांग को लेकर एक बलात्कार पीड़िता की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय के रवैये पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने आदेशों पर कहा गया कि अजीब बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में समय की महत्ता के तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए मामले के 12 दिन के बाद सूचीबद्ध किया, जबकि हर दिन की देरी बेहद अहम थी। देख रहे हो कैसे कि सेंसिटिविटी नहीं है महिलाओं को लेके। गौरतलब है कि बलात्कार का दंश झेल रही याचिकाकर्ताओं ने गर्भावस्था को समापन करने की मांग करते हुए उस समय अदालत का दरवाजा खटखटाया जब वह 26 सप्ताह की गर्भवती थी। ऐसे में सुरक्षित गर्भपात के लिए एक दिन की देरी भी घातक होती। बावजूद इसके उच्च न्यायालय ने कारण बताए बिना यह आदेश जारी किए बिना ही उसकी याचिका खारिज कर दी थी, जबकि शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मानसिक रूप से भी स्थिति पीड़ा देने वाली है। आपराधिक मामले हो या बलात्कार की घटनाएं से जुड़े वाक्यों की सुनवाई विलंब की स्थितियों महिलाओं के लिए कई और समस्याएं खड़ी करने वाली होती हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार का शिकार होने के बाद गर्भपात करवाने की इजाज़त मांगने के उस मामले में देरी के बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में कई बार परिजन और पीड़िता असुरक्षित गर्भपात का रास्ता भी चुन लेती हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में हर दिन असुरक्षित गर्भपात की वजह से लगभग 8 महिलाओं की मौत के मुंह में समा जाती हैं। गौरतलब है कि 21वें संशोधन के बाद गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम बलात्कार पीड़िता के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। 24 सप्ताह तक देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना सब साथियों। 24 वीक 24 सप्ताह देता है। आगे देखते हैं। सिर्फ मेन पॉइंट्स पे आएंगे हम, सब पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, है ना, तभी हमारा मेन काम हो पाएगा। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़िए, हम भी पढ़ाएंगे और आपको इस आर्टिकल को समझना सिखाएंगे। गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति चाहने के मामले में उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी रेखांकित करने के योग्य है कि जघन्य अपराध की पीड़ित महिला की स्थिति न्याय के संदर्भ में प्राथमिक कसौटी होनी चाहिए। दरअसल गर्भपात जैसे संवेदनशील मामले के अलावा भी महिलाओं के इससे आने वाली ये देरी हर पहलू पर चिंतनीय है। बहुत ही दुखद है ना, कि संवेदनशील मुद्दों को लेके इतना हल्के में लिया जाता है। बाकी अध्ययन आप करिएगा इसका, मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल्स पढ़ने का मुख्य कारण है वो है एक नॉलेज डेवलप होना माइंड में, एक फ्रेमवर्क डेवलप होना। वो तभी बेहतर होगा जब आप खुद से अध्ययन करोगे। मेरा काम इस वीडियो में आपको उस पेपर पढ़ने के डर को बाहर निकालना है, जो डर हमारे मन में बस जाता है। ये पेपर इतना बड़ा कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ठीक है। चेतना की दूरी अगला लेख है। पर अगर जीवन एक वृक्ष है तो संस्कार यानी बचपन में जानी सीखी और मनोज्ञान या चेतना में उतारी गई तमाम चीज़ें बीज हैं, तो जीवन रूपी वृक्ष के फल को निर्धारित करता है। हम अपने वास्तविक जीवन में अपने आसपास के कई प्रकार के वृक्ष देखते हैं। उनमें से कुछ फलवनित होते हैं और तो कुछ के फल हम इतने प्रिय होते हैं कि हमें पूरे वर्ष उनकी प्रतीक्षा रहती है, यानी वे हमारे लिए विशिष्ट होते हैं। जबकि कुछ ऐसे वृक्षों के फल होते हैं जो हमारे लिए सामान्य होते हैं, अपने मौसम पर पकते हैं, हम उन्हें ग्रहण करते हैं, लेकिन उसकी हमें जिज्ञासा या प्रतीक्षा नहीं रहती है। मिले जाने की स्थिति में हम कोई विशेष रुचि नहीं जगती है और ना ही नहीं मिलने पर विशेष अफसोस रहता है। हम अपने आसपास सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि हमारे बीच ही कुछ जीवन अपनी विशिष्टता को छूते हैं, वे आदर्श बनते हैं, वे ज्ञान, ऊर्जा और जीवन से अन्य को सकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं। वहीं कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो औसत होते हैं और उनमें दिलचस्पी लेने वालों की संख्या नाम मात्र की होती है। वहीं कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो अपने ही जीवन को कोसते हैं। वे फल विहीन वृक्ष की तरह होते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य तो नहीं होता बल्कि अफसोस होता है। जब एक नया जीवन जन्म लेता है तो वह जन्म के साथ ही विकास की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। यह प्रक्रिया का नियम है। उस विकास की प्रक्रिया के साथ ही चेतना के भी बीज का जन्म होता है, जो अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह अदृश्य रूप से विकसित होता जाता है।
उस सदृश बीज के विकास की सबसे बड़ी भूमिका हमारे जीवन में माता पिता की होती है। इसके बाद आसपास का माहौल पर प्रकृति शुरुआत करती है। उसे जिस सत्यता, सहजता, संयम, विश्वास, सद्भावना, सहानुभूति, करुणा, स्पष्टता, दृढ़ता, संकल्प और अनुशासन जैसे उच्च मानवीय गुणों का प्रकाश दिए जाता है, वह उतना ही परिष्कृत होता जाता है। आगे आते हैं। प्राचीन ऋषि आचार्य जैमिनी ने संस्कार की व्याख्या करते हुए कहा कि बचपन में हासिल चेतना ही किसी पदार्थ या व्यक्ति को कार्य को करने के योग्य बनाता है, यानी यह हमें पात्रता प्रदान करता है। पात्रता नहीं होने की स्थिति में हम उस छलनी की तरह हो जाते हैं जिससे भले ही पूरी दुनिया का सारा पानी डाल दिया जाए, लेकिन वह सारा उसी होकर बह जाएगी। अंत में उसमें कुछ बूंदें ही रहेंगी जिसे रख पाने की उसकी मात्र पात्रता है। पात्रता हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने अंदर विशिष्टता को थाम सकें। हमारे अंदर विशिष्ट ज्ञान, ऊर्जा या प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता है। प्रगति, ज्ञान या सफलता जैसे मानव जीवन का महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है, यह चेतना और मनोवैज्ञानिक ढांचे पर निर्भर करता है। इसके बिना जीवन शून्य या अर्थहीन है। अच्छा लेके आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लेख G20 खास हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखित है। वसुदेव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति के इन 2 शब्दों में गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। यह एक ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन ना हो। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान ये विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम एक परिवार के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बनने रहे हैं और एक भविष्य के लिए हम एक साझा उज्जवल भविष्य की और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद ही की वैश्विक व्यवस्था इससे पहले की दुनिया में बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इस बात का एहसास बढ़ा है कि दुनिया की GDP केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संरचना और विश्वसनीयता को महत्व देने की पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इस बदलावों को प्रेरक की भूमिका निभाई है। दिसंबर 22 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता संभाली थी, तब मैंने यह लिखा था कि G20 की मानसिकता में आमूल चूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। आगे आते हैं। इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का भी आयोजन किया था। उस सम्मेलन में 125 देश भागीदार बने। देखिए, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि अब भारत एक नया नैरेटिव बना रहा है। जिसे भारत कहता है ग्लोबल साउथ। नया नैरेटिव पहले कौन से थे? वेस्टर्न कंट्रीज। अब है ग्लोबल साउथ। भैया, जिन देशों में संसाधन है, जिन देशों में प्रोडक्शन है, जिन देशों के लोग दुनिया भर में राज कर रहे हैं, मेरा मतलब कि अच्छे अच्छे पदों पे हैं, कंपनियों के CEOs हैं, वो हैं ये ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज़। तो ग्लोबल साउथ का रिकॉग्निशन क्यों ना हो? ग्लोबल साउथ की अलग पहचान क्यों ना हो? ये है ग्लोबल साउथ। आगे देखें। ये अब लेख जो है, मैं सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ूंगा। आर्टिकल बहुत अच्छा है। इसमें देखिए जो की पॉइंट्स बात करी है यहाँ पे, SDG की बात करी है, फिर जलवायु परिवर्तन की बात करी है, निपटने के लिए रवैये को बदलना चाहिए, ब्लू इकोनॉमी की बात करी है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ हमारी दक्षता में स्वच्छ एवं ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित एक ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी है। ये साथियों, अगर हम बात करें कि अब आने वाले भारत का क्या टारगेट है, वो है क्लाइमेट चेंज को कम करना।
क्लाइमेट चेंज। फिर ब्लू इकोनॉमी डेवलप करना, क्योंकि हमारा देखा जाए तो दक्षिण भारत वो लगभग आपका दक्षिण भारत क्या, भारत में कई जगह ऐसी जो ब्लू इकोनॉमी पर टिकी हुई हैं, मतलब मछली वगैरह पे। अगला है हमारा हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का डेवलपमेंट करना, हाइड्रोजन फ्यूल का डेवलपमेंट करना, ये ज़रूरी है साथियों, की पॉइंट्स। लाइफ योजना का जिक्र करा है इस लेख में, लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, लाइफ। मदर डेमोक्रेसी मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम की बड़े स्तर पर करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आ जाता है। यह भारत में एक जन आंदोलन बन गया है कि G20 प्रेसिडेंसी का हमारा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस दौरान हमें 125 देशों की लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों को मेज़बानी कर चुके होंगे। किसी भी एजेंसी ने कभी भी इतने विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार को इस तरह से शामिल नहीं किया है। बाद में डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में किसी और से सुनना एक बात है और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने बिल्कुल अलग। मुझे विश्वास है कि हमारे G20 प्रतिनिधि स्वयं महसूस करेंगे। हमारे G20 अध्यक्षता विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग को गहरा करने का प्रयास करती है। बहुत अच्छा लेख है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। बाकी देखिए, अखबार का अध्ययन आप खुद ही करिएगा। हमारा तो छोटा सा प्रयास है कि आपको अखबार पढ़ना क्या है, पढ़ना किस तरीके से है वो बताएं। बाकी साथियों, अमेरिकन ओपन की बात करें तो बोपन्ना मैथ्यू की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अमेरिकन ओपन में भारत के रोहनस बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने पहले सेट में 7 सेट पॉइंट बचाते हुए नाथानियल लोमेंसो और जैक्सन विथ्रो को हराकर अमेरिका ओपन पुरुष युगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बोपन्ना और एबडन विंबलडन सेमीफाइनल में वेस्ले कुलहॉफ और नील स्कूबस्की से हार गए थे। तो ये अच्छी बात है, हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ये खबर है यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल मैच में दौरान रोमानिया की सोरेना क्रिस्टिया के खिलाफ एक्शन में कैरोलिना मोचोवा। सब खेल चल रहे हैं विश्व के। ये देखिए, गुकेश तीसरे स्थान पर, प्रज्ञानंद की दूसरी हार। भारतीय खिलाड़ियों के लिए बुधवार को यहाँ टाटा स्टील रतन इंडिया में निराशाजनक दिन रहा, जब रैपिड ओपन वर्ग में कल तक शीर्ष पर चल रहे डी गुकेश का अजय अभियान थम गया और वे हमवतन विदित गुजराती के खिलाफ शिकस्त से तीसरे स्थान पर खिसक गए। युवा सनसनी और प्रज्ञानंदा को रैपिड वर्ग में एक और हार का सामना करना पड़ा। रैपिड वर्ग के अंतिम दिन अब 3 दिन दौर के मुकाबले और खेलने जाने बाकी हैं। ये टाटा आयोजन कराता है इन खेलों का। तो मुकेश प्रज्ञानंद और फ्रांस के मैक्सिम विचियर लगरेव से 1.5 अंक पीछे हैं। ये थी आज की खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें। बाकी साथियों, अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया, मुझे अच्छा लगा। अखबार को पढ़ते रहिए कि अखबार से आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है, तभी आप लिख पाते हो। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत शुभ हो।